दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, जब शतरंज का खेल खत्म हो जाता है तो खेल खत्म होने के बाद क्या राजा, क्या वजीर और क्या प्यादा और क्या घोड़ा, सबको एक ही डब्बे में बंद करके कहीं किसी रैक या अलमारी पर रख दिया जाता है। तो क्या चुनाव के दरमियान शतरंज का खेल भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से खत्म हो चला है? भारतीय जनता पार्टी के लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह के दौर में, चुनावी हिंदुत्व की पराकाष्ठा के दौर में, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के क्लाइमेक्स के दौर में जिस प्रकार की सियासत को खेलने और जिस प्रकार की सियासत को इस देश के लोगों के बीच में रचा बसा देने की कवायद चल रही थी, उस कवायद पर हिंदुस्तान ने अपनी तरफ से पानी उड़ेल दिया है। हिंदुस्तान के 97 करोड़ वोटर्स लगभग आधी से ज्यादा सीटों पर वोट डाल चुके और बची हुई लगभग आधी सीटों पर वोट डाले जाने हैं। लेकिन जब वोट डालने की प्रक्रिया इस देश में चल रही हो और वोट डालने के दरमियान 282 और 303 सीटों के साथ 2 बार सत्ता का स्वाद चख चुकी भारतीय जनता पार्टी और उस स्वाद को सिर्फ और सिर्फ कॉरपोरेट की चाशनी में भिगो करके सिर्फ 2 लोगों ने भोगने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी को भी सत्ता बाहर से दिखती हुई ही नसीब हुई, क्योंकि सत्ता में बैठे हुए लोगों ने सत्ता का एहसास न तो आम जनता को होने दिया, न कार्यकर्ता को होने दिया, न कैडर को होने दिया और न ही भाजपा के सांसदों और मंत्रियों को होने दिया। जिन्हें हुआ वो 39,000 करोड़ की संपत्ति से बढ़कर 10 लाख करोड़ का आंकड़ा पार कर गए। जिन्हें सत्ता के सुख का एहसास हुआ वो प्रति घंटे 90 करोड़ की दर से कमाई करते रहे। तो वहीं कुछ ऐसे भी थे जो हिंडन नदी भले ही सूख जाए लेकिन हिंडनबर्ग सूखा नहीं था और वहां से सारी कलई खुल रही थी। लेकिन अब जब जनता के बीच में सत्ता की कलई खुल रही हो तो उस दौर में यह देखना लाजमी हो जाता है कि सत्ता परिवर्तन की बुनियाद जब जनता खुद लिखती नजर आ रही हो, उसे तय करती नजर आ रही हो, तो मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी कहां जाती दिख रही है? क्या कांग्रेस पार्टी 100 का आंकड़ा छू रही है? यकीन मानिए, अगर कांग्रेस पार्टी 100 का आंकड़ा छू रही है, अगर कांग्रेस पार्टी के सांसदों की संख्या अगली लोकसभा में 3 अंकों में पहुंच रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की संख्या भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने के लिए पर्याप्त नहीं होने जा रही है। मतलब गुजरात लॉबी का झोला उठने जा रहा है। लेकिन यह झोला तभी उठेगा जब कांग्रेस पार्टी अपने आप को 100 के आंकड़े तक ले जाए। क्या आज की तारीख में कांग्रेस 100 के आंकड़ों तक जा रही है? आइए पड़ताल करते हैं। पंजाब को छोड़कर बाकी उत्तर भारत की बात करें, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख और जम्मू कश्मीर शामिल है, तो इन सभी राज्यों में कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुला था। और कांग्रेस पार्टी का जब खाता नहीं खुला था, आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी इस इलाके में 1 दर्जन के आंकड़े को पार करते हुए दिख रही है। और जो सीटें घट रही है, स्वाभाविक है कि लगभग सारी की सारी सीटें, अगर कश्मीर वैली की 3 सीटों को छोड़ दे तो सारी की सारी सीटें, 33 में से 30 सीटें भारतीय जनता पार्टी के फोल्ड में गिरती हुई दिखाई दी थी। आज दर्जन भर सीटें भी कम हो रही है तो वो सीटें बीजेपी के खाते से जा रही है। आम आदमी पार्टी अगर अपने लिए दिल्ली में और हरियाणा की 1 सीट पर जमीन तलाश रही है तो बीजेपी के खाते से तलाश रही है। लेकिन आज बात हम अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की नहीं करेंगे। हनुमान मंदिर से लेकर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जिस प्रकार से उनके पक्ष में जनसैलाब उमड़ रहा है, उसकी चर्चा भी आज हम नहीं करेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की मेहनत का असर तभी दिखाई देगा जब कांग्रेस पार्टी 100 की संख्या पर जाती हुई दिखे। उत्तर भारत में माइनस पंजाब, उत्तर भारत के सभी छोटे राज्यों में जो कांग्रेस पार्टी 0 की संख्या पर थी, वो दर्जन भर की संख्या पार कर रही है। हरियाणा में पार कर रही है, हरियाणा में बड़ी संख्या में सीट जीत रही है, दिल्ली में खाता खोल रही है, हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी का बोरिया बिस्तर बांटती दिख रही है, चंडीगढ़ के मतदाताओं ने दोबारा अनिल मसीह प्रकरण को मौका नहीं देने का मूड बनता हुआ या बनाता हुआ दिखाया है, लद्दाख का विरोध सड़कों पर है, तो जम्मू इलाके में भी भारतीय जनता पार्टी की हालत पतली है। हो सकता है 1 सीट कांग्रेस को या 2 सीट उत्तराखंड में भी मिल जाए।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हो रही है और कांग्रेस पार्टी की सीटें शून्य से बढ़कर दर्जन भर तक जा रही है। ये एक बहुत बड़ा सत्य है और ये 4 तारीख को आपके सामने दिखेगा। हाँ, पंजाब में जहां बीजेपी से लड़ाई नहीं है कांग्रेस की, वहां उसकी सीटें जरूर कम हो रही है, वहां आम आदमी पार्टी से लड़ाई है। लेकिन पंजाब में भारतीय जनता पार्टी को सन्नी देओल के 2.5 किलो के हाथ की वजह से खाता खुल जाने और एक जोड़ा सांसद जो पंजाब से मिल गया था, अब एक जोड़ा छोड़ दीजिए, एक भी सांसद मिलने की स्थिति फिलहाल तो बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। कांग्रेस पार्टी की बात चली है तो राजस्थान चलते हैं। राजस्थान में भी कांग्रेस पार्टी नील बटा सन्नाटा थी, शून्य के नंबर पर थी। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी 5 की संख्या के ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है और कुछ लोगों की माने तो ये 9 से 12 के बीच भी जा सकती है। लेकिन कोई 5 कहेगा, कोई 7 कहेगा, कोई 9 से 12 की बात करेगा। कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है, ये बात क्लियर है। यानी जो पंजाब में गंवा रही है वो राजस्थान में पाती हुई दिख रही है। जरा इसके आगे बढ़कर मध्य प्रदेश देखने की कोशिश करते हैं। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी नकुलनाथ से आगे बढ़ रही है, 1 से आगे बढ़ रही है। अब वो 3 होगी, 5 होगी, 6 होगी, इसको लेकर अलग अलग विश्लेषकों में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी गेन कर रही है। छत्तीसगढ़ में भी 1 सीट बढ़ने की संभावना है और अगर ना भी बढ़े तो 11 में 2 सीटें जो मिली थी, 2 सीटें फिर कम से कम आती हुई दिखाई दे रही है। बात गुजरात की करें तो गुजरात में कांग्रेस पार्टी का खाता खुलेगा या नहीं खुलेगा, इसको लेकर हम पक्के तौर पर तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आम आदमी पार्टी शायद 1 सीट वहां निकाल ले। चैतर बसावा 1 सीट जीत करके ले जाए भड़ोच की सीट। और बात चूंकि हम कांग्रेस पार्टी की कर रहे हैं तो जरा उस राज्य में भी देख लेते हैं कांग्रेस पार्टी को, उन 2 राज्यों में जहां उन दोनों राज्यों को मिलाकर कांग्रेस पार्टी को 1 जोड़ा सांसद ही मिले थे, यानी 1-1 सांसद दोनों राज्य में, महाराष्ट्र और कर्नाटक। आज की तारीख में महाराष्ट्र और कर्नाटक को मिलाकर 1 जोड़ा सांसद से 2 दर्जन सांसद के ऊपर जाने की स्थिति कांग्रेस पार्टी की है। कांग्रेस पार्टी 24 की संख्या को पार कर रही है। इन दोनों राज्यों को, महाराष्ट्र और कर्नाटक को मिलाकर कांग्रेस पार्टी के पास जहां पिछली बार सिर्फ 2 सांसद थे, इस बार वो 24 की यानी 2 दर्जन की संख्या को पार करते हुए दिखाई दे रही है। कर्नाटक में सरकार बन चुकी है, सिद्धारमैया मुख्यमंत्री है कांग्रेस पार्टी की तरफ से और डीके शिवकुमार बतौर उप मुख्यमंत्री पूरे कर्नाटक के प्रबंधन को देख रहे हैं। हालात बेहतर है, बहुत ही बेहतर है। और महाराष्ट्र की तो पूछिए मत, महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस पार्टी ठीक ठाक सीटें लड़ रही है और महाराष्ट्र एक लौता राज्य ऐसा दिखाई दे रहा है जहां नरेंद्र मोदी के पक्ष में कोई लहर चलती दिखाई नहीं दे रही है। भाजपा हराओ, गुजरात लॉबी से दिल्ली को मुक्त कराओ और गुजरात लॉबी के प्रकोप से, अब उसके असर से महाराष्ट्र को मुक्त कराओ। ये धारणा यदि महाराष्ट्र के अंदर दिखाई दे रही है तो उद्धव ठाकरे की पार्टी टूटी, शरद पवार की पार्टी टूटी और नौबत अब यहां तक आ गई कि पार्टी टूटने के साथ साथ सिंबल भी इन दोनों का छीना गया। और आज की परिस्थिति तो साफ गवाही दे रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद महाराष्ट्र जाकर कह रहे हैं कि शरद पवार जी हमारे साथ ही आ जाइए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी स्वीकारोक्ति है कि इंडिया गठबंधन ने पूरे देश में जिस प्रकार से नींद हराम की है, उस इंडिया गठबंधन में सबसे बड़े आर्किटेक्ट में से एक शरद पवार को लेकर भारतीय जनता पार्टी के मन में तमाम तरह की आशंकाएं हैं कि इस एक व्यक्ति की पार्टी क्या तोड़ी। इसने पूरे देश के विपक्षी दलों को, नीतीश कुमार को सामने रखकर जिस प्रकार से पटना से पिछले वर्ष कवायद शुरू की, वो कवायद बेंगलोर पहुंचते पहुंचते इंडिया गठबंधन के रूप में तब्दील होकर सामने आ गया। और फिर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो चल ही रही थी। उसका असर कर्नाटक में भी दिखा, महाराष्ट्र में भी दिख रहा है। और सियासत में घात प्रतिघात के खेल का जो प्रतिकार होता है, उस प्रतिकार को महाराष्ट्र में शरद पवार करते दिखाई नहीं दे रहे, उद्धव ठाकरे करते दिखाई नहीं दे रहे। आम मराठा समाज उसका प्रतिकार कर रहा है, मराठी मानुष उसका प्रतिकार करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये हालात है महाराष्ट्र में। कर्नाटक में भी भारतीय जनता पार्टी जो 25 सीटें जीती थी और कांग्रेस 1 पर रुक गई थी राज्य की 28 सीटों में,
वहां 15 से ऊपर भी जा सकती है। मैंने बताया इन दोनों राज्यों को मिलाकर 2 दर्जन से ज्यादा सीटें, 2 से बढ़कर 2 दर्जन तक जाने के हालात हैं। केरल की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, तो इन दोनों राज्यों पर मैं आपका वक्त जाया नहीं करूंगा, यथास्थिति बरकरार वाली स्थिति है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में खाता खुल जाने लायक या 2 या 3 सीटों तक पहुंच जाने लायक स्थिति है। लेकिन बात यदि तेलंगाना की करें तो तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी दर्जन भर सीटों के आसपास जाती दिख रही है। हो सकता है ऊपर भी चली जाए, लेकिन 2 अंकों में जाएगी, इस बात की पुष्टि तो वहां के राजनीतिक विश्लेषक कर रहे हैं। सत्ता में आ चुकी है, रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री बन चुके हैं और हालात ये हैं कि तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी को अब किसी क्षेत्रीय पार्टी के सहारे की जो उम्मीद थी वो सहारा भारतीय जनता पार्टी को ना मिला, और वहां भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से बेसहारा है, वो इतनी बेसहारा है कि जरा पड़ोस के राज्य उड़ीसा की स्थिति देखें तो आज आपने देखा प्रधानमंत्री की जुबान फिर लड़खड़ाई। जिला मुख्यालयों के भी कैपिटल होते हैं, यानी जिला के डिस्ट्रिक्ट के भी कैपिटल होते हैं, यानी जिला की भी राजधानियां होती है। मैंने अपने जीवन में पहली बार अब तक सुना है, और ना ही मैंने डीडी बसु भी पढ़ा है भारत का संविधान, जिला की राजधानियों का जिक्र मैंने नहीं पढ़ा है। मैंने सुभाष कश्यप के संविधान को भी पढ़ा है, मैंने बेयर एक्ट को भी पढ़ा है, कहीं भी नहीं पढ़ा है कि जिलों का कैपिटल होता है, जिलों के हेडक्वार्टर होते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने जिलों का कैपिटल बना दिया। प्रधानमंत्री की अंग्रेजी माशा अल्लाह है। कल को कोई आपके सामने सड़क पर मिल जाए और पैर में उसके दर्द हो तो आपके सामने ये कहता हुआ नजर आए कि अरे महाराज क्या करें, पैर में हेडेक हो गया है, पैर में पेन होता है, हेडेक सर में होता है। वही हाल प्रधानमंत्री ने आज किया है कि पैर में हेडेक वाली बात जैसी बात कर दी है, जब उन्होंने उड़ीसा में जाकर ये कहा कि नवीन बाबू उड़ीसा के जिलों के कैपिटल भी बता नहीं पाएंगे। शायद जिलों का कैपिटल मेरे जीके में, मेरे सामान्य ज्ञान में बढ़ोतरी हुई है, इसके लिए मैं नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं। लेकिन क्या उड़ीसा की जनता उन्हें धन्यवाद कर रही है? कतई नहीं। कांग्रेस पार्टी 1 से आगे बढ़ रही है, भाजपा 8 से नीचे आ रही है, ये क्लियर है, बाकी कुछ भी क्लियर नहीं है। बात झारखंड की करें तो झारखंड में कांग्रेस पार्टी ने जो खाता खोला था पिछली बार, उनकी सांसद गीता कोड़ा भले ही बीजेपी में चली जाए, लेकिन जनता का कोड़ा जब राजनीतिक दलों पर पड़ता है, तोड़ फोड़ की मंशा के ऊपर पड़ता है, तो चाहे मुख्यमंत्री को जेल में डाल दे, चाहे मुख्यमंत्री को जेल में डालने की वजह से मुख्यमंत्री बदलना पड़ जाए, जब आदिवासी अस्मिता सामने खड़ी होती है, तब ढुल्लू महतो के बूते धनबाद नहीं जीता जा सकता। तब जयंत सिन्हा का टिकट काटकर हजारीबाग नहीं जीता जा सकता, और गीता कोड़ा को साथ मिलाकर जमशेदपुर के इलाके को फतह नहीं किया जा सकता। रांची की आबो हवा बहुत खूबसूरत है, लेकिन क्या झारखंड की सियासत की आबो हवा उतनी खूबसूरत है? जी नहीं। झारखंड के लोग आज ये पूछ रहे हैं कि जिस 14 में से 11 सीटें बीजेपी को दी, 12 उनके एनडीए गठबंधन को दी, उसे मिला क्या? गोड्डा का वही थर्मल पावर जिसमें कोयला ऑस्ट्रेलिया से आएगा, कमाई अडानी की होगी, बिजली बांग्लादेश को मिलेगी, और झारखंड को मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ प्रदूषण। झारखंड के लोग इस पूरे खेल को समझ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की सीटें घट रही है, कांग्रेस आगे जा रही है। बिहार में भी कांग्रेस पार्टी किशनगंज से आगे जा रही है। अब वो 3 जाएगी, 4 जाएगी, 5 जाएगी, ये 4 जून को पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि अगर ढंग से टिकट बंटवारा किया होता तो कांग्रेस पार्टी की सीटें 2-3 और बढ़ सकती थी। बात बंगाल की करें, अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के टिकट पर जीतने वाले अकेले बाबू मोसाय नहीं होंगे। वहां बाबू मोसाय की संख्या, कांग्रेस के बाबू मोसाय की संख्या बढ़ने वाली है, 1 से ऊपर जाने वाली है, और भारतीय जनता पार्टी को तृणमूल कांग्रेस बहुत नीचे लेकर आ रही है। और बात यदि पूर्वोत्तर की करें तो हेमंतो दा, वहां के मुख्यमंत्री, कभी वो इस बात पर नाराज हो गए थे कि राहुल गांधी कुत्ते को बिस्किट खिला रहे थे। अब वो कुत्ते को बिस्किट खिला रहे थे, वो नाराज हो गए, पार्टी छोड़ दी। लेकिन हालात ये हैं कि वहां जनता
अगर किसी और को बिस्किट खिलाने पर, अपने वोट का बिस्किट किसी और को खिलाने के लिए तैयार हो जाए, तो पूर्वोत्तर में जो 13-14 सीटें बीजेपी को हाथ लगी थी, क्या वो फिर से हाथ लगेंगी? राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने ऐसा कुछ दिखाया नहीं है। और बात घूम फिरकर जब सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश पर आती है, तो साफ दिखाई देता है कि उत्तर प्रदेश में दलितों के बीच जो भ्रम की स्थिति है कि बसपा के कमजोर पड़ने के बाद, बार बार उम्मीदवार बदलने के बाद जाएं तो कहां जाएं, किस तरह से चुनाव में अपनी भूमिका का निर्वाह करें, तो उसके सामने और कुछ मुद्दा हो ना हो, दलितों के लिए अब चुनाव दो चीजों में से एक में करना है, और वही उत्तर प्रदेश को निर्धारित करने जा रहा है। एक तरफ 5 किलो राशन है और उसके साथ साथ मुफ्त में मिलने वाला भाषण है, तो दूसरी तरफ बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बचाने की चुनौती है कि आखिर कैसे संविधान बचेगा। ये दलितों के सामने सवाल खड़ा हो गया है। तो 5 किलो राशन प्लस मुफ्त में भाषण और उसके सामने संविधान, जिस संविधान ने उन्हें आरक्षण दिया, जिस संविधान ने उन्हें बोलने की आजादी दी, छुआछूत का निषेध कराया, उस संविधान में, जब उस संविधान के दायरे में इस दौर में जब यह होता दिखे कि कोई पिछड़े वर्ग का नेता या व्यक्ति किसी मंदिर में चला जाए तो उसको धुलने की नौबत आए, यह उत्तर प्रदेश का दलित समाज कांसीराम के प्रयोग के बाद, बसपा को एक मिशन के तौर पर स्थापित करने के बाद, बसपा भले ही कमजोर पड़ जाए, बसपा भले ही कथित तौर पर कंप्रोमाइज दिखे, दलित कंप्रोमाइज नहीं दिख सकता। दलित किसी राशन और भाषण के चपेट में नहीं आ सकता। उनके मुद्दे बड़े हैं, और जब मुद्दे बड़े हैं तो कांग्रेस पार्टी और अखिलेश यादव का, राहुल गांधी और अखिलेश यादव का साथ भी शायद उन्हें पसंद आ जाए। और यदि ये पसंद आ गया तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी दहाई तक भी जा सकती है। एक से आगे, रायबरेली से आगे तो जरूर बढ़ रही है। समाजवादी पार्टी भी जो 5 सीटों के साथ सिंगल डिजिट में थी, वो भी 1.5-2 दर्जन सीटों तक पहुंच सकती है। उत्तर प्रदेश के ये हालात है। अब चाहे नीतीश कुमार पाला बदल ले, पाला बदल कर 4000 एमपी भेज दे, तेजस्वी यादव ने पाला नहीं बदला। जयंत चौधरी भले ही पाला बदल ले, लेकिन जाटों ने पाला नहीं बदला। उनके सामने किसान के मुद्दे, उनके सामने बेरोजगारी के मुद्दे, नौजवान के मुद्दे, अग्निवीर के मुद्दे, सारे मुद्दे एक बड़े मुद्दे के रूप में खड़े हैं। एमएसपी गारंटी का मुद्दा। तो इतने सारे मुद्दों के बीच कांग्रेस पार्टी इतना तय है कि 52 से आगे बढ़ रही है, बहुत आगे बढ़ रही है। लेकिन क्या वो 52 के दोगुनी यानी 104 पहुंच रही है? इस बात को पक्के तौर पर मैं नहीं कह सकता। कांग्रेस पार्टी 80 पार जाती दिख रही है, इस बात का भरोसा तो लोगों को हो चला है। शायद 90 पार भी चली जाए, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी 100 पार कर गई तो भारतीय जनता पार्टी 200 के नीचे दिखेगी। और भारतीय जनता पार्टी 200 के नीचे दिखेगी तो नरेंद्र मोदी भूल जाइए, अमित शाह भूल जाइए, योगी आदित्यनाथ भूल जाइए, नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह जैसे बीजेपी के उदारवादी पैकेज, लिबरल पैकेज भी बतौर प्रधानमंत्री भाजपा की एनडीए की गठबंधन सरकार, वो अटल बिहारी वाजपेयी जैसी सरकार भी बना पाने की स्थिति में नहीं होंगे। ईडी सीबीआई का जो जिस प्रकार से इस्तेमाल हुआ है, उस इस्तेमाल ने क्या नीतीश कुमार, क्या चंद्रबाबू नायडू, अपने सहयोगी भी भारतीय जनता पार्टी के 250 से नीचे सिमटने की स्थिति में आंखें दिखाने और पाला बदल करने के लिए जब मानसिक तौर पर तैयार दिखते हुए प्रतीत हो रहे हो, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले वक्त में सबको प्रतीक्षा इस बात की है कि कांग्रेस पार्टी 100 के आंकड़े को छू पाती है या नहीं। कांग्रेस पार्टी 100 के आंकड़े को छू सकती है, असंभव कुछ नहीं है, लेकिन उसे अपनी सीटें मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में, कर्नाटक और महाराष्ट्र में, दिल्ली में, हरियाणा में, हिमाचल में, उत्तराखंड में, इन राज्यों में और असम में कांग्रेस पार्टी को अपनी सीटें बढ़ानी होगी, बड़ी संख्या में बढ़ानी होगी। और लोकतंत्र में जब हवा चलती है तो फिर कैंडिडेट नहीं देखती, सही गलत टिकट बंटवारा नहीं देखती, जनता मुद्दे देखती है। और मुद्दों के इस दौर में चेहरों की प्रतीक्षा करने को जनता तैयार नहीं है। और जैसा मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि जब शतरंज का खेल खत्म हो जाता है तो क्या बादशाह, क्या प्यादा, क्या घोड़ा, क्या वजीर, सबको एक ही डब्बे में बंद कर दिया जाता है। तो क्या वो वक्त आ गया है
कि शतरंज की बिसात के सभी प्यादों को, वजीर से लेकर बादशाह से लेकर प्यादे तक को जनता एक ही डब्बे में बंद करने जा रही है। इंतजार कीजिए 4 जून की तारीख का, वो दिन ही तय करेगा कि यदि कांग्रेस को 3 अंकों में अर्थात 100 की संख्या तक जनता ने पहुंचा दिया तो इसका सीधा मतलब है कि शतरंज की सभी गोटियों को जनता ने खेल की समाप्ति के बाद एक ही डब्बे में बंद करने का अपना फैसला सुना दिया है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।